स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जब भैया बात करते हैं हम, तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट प्रिलिमिनरी पार्ट है, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड है, और तीसरा जो पार्ट है वो प्रिवेंटिव रिलीफ है। अब जैसे हम चल रहे हैं, सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है, तो सेकंड पार्ट में भी इसमें 7 चैप्टर दिए हुए हैं। और आपका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आपका बताता है सेक्शन 26 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन यानी कि जब कोई डॉक्यूमेंट या तो फ्रॉडुलेंटली बाय या ड्यू टू म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी, जो राइटिंग में है, बशर्ते कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए कंपनी का, जिसके लिए कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज होता हो, और पार्टीज के रियल इंटेंशन को वो एक्सप्रेस ना करता हो, तो उस स्थिति में कोई भी पार्टी, कोई भी पक्षकार या उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट सूट फाइल कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, या जो प्लेंटिफ है उस सूट में कोई राइट अराइज होता है सूट के अंदर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वो इशू में है कोई राइट, तो अपनी जो प्लीडिंग है उस प्लीडिंग में इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए प्ली कर सकता है। इसी तरीके से उसी सूट में जिसमें प्लेंटिफ ने रेक्टिफिकेशन के लिए प्ली ली हुई है, अगर डिपेंडेंट के पास कोई ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन का, तो जो डिफेंडेंट है वो भी उसे रेक्टिफिकेशन के लिए अपना जो डिफेंस है वो ले सकता है। अब अगर हम 26 की अब बात करते हैं, तो 26 भैया सबसे छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं। इसने सीधा सा कह दिया व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कब रेक्टिफाइड होगा? व्हेन थ्रू फ्रॉड और ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज, या तो जहां फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड से जब सेक्शन 17 आपका अप्लाई होता है, या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टी, जब मिस्टेक ऑफ एक्ट की आप बात करोगे कहां? सेक्शन 21 में जाकर के। एक कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या वो इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में लिखा हुआ है, बशर्ते भी क्या है वो, नॉट बीइंग ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट नंबर 1 ऑफ 1956 अप्लाइज, जिसके संबंध में कंपनी एक्ट 1956 लागू होता हो। पार्टीज की जो रियल इंटेंशन है उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज के रियल इंटेंशन को अगर नहीं बताया, यानी कि मींस द डॉक्यूमेंट इज अनसर्टेन, दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड अंडर सेक्शन 29 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्योंकि ऐसा वो अनसर्टेन है, निश्चित है, जो जो एक्चुअल चीज, जो लीगल रिलेशन जो डेवलप होनी चाहिए, जो चीज निकल के आनी चाहिए कंक्लूजन, वो अगर निकल कर आ ही नहीं रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा? तो वहां पर जो पार्टी है एनफोर्समेंट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंजेस अगर कराना चाहें, जो सेंटेंसेस हैं उनका सीक्वेंस अगर सही करना चाहें, जिससे कि जो पार्टीज की जो रियल इंटेंशन है, वास्तविक जो भाव है उसकी, जो वो कहना चाह रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, कोई भी पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि सूट फाइल कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, या प्लेंटिफ चाहे तो और डिफेंडेंट चाहे तो उस सूट में अगर कोई राइट जो इश्यू में है अपनी प्लीडिंग में, जब क्लेम में, उसे क्या है, रेक्टिफिकेशन के लिए कह सकता है। इसी तरीके से डिपेंडेंट के पास जो डिफेंस ओपन है वो भी रेक्टिफिकेशन के लिए कह सकता है। दूसरा, अब कोर्ट का क्या करेगा, कोर्ट देख लेगा अगर रेक्टिफिकेशन की स्थिति है, पहले सबसेक्शन 1 में जो इंस्ट्रूमेंट जो है क्या ना फ्रॉडुलेंटली या बाई मिस्टेक हुआ है, और जो पार्टी की जो इंटेंशन है उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, अपने डिस्क्रिशन है कोर्ट का, रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्शन दे देगा, जिससे कि वो पार्टीज की इंटेंशन है वो निकल करके सामने आ जाए। बशर्ते कि एक चीज इसमें ये जरूर करेगा कि किसी भी स्थिति में रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्शन जब तक नहीं देगा, उस स्थिति में नहीं देगा जब किसी थर्ड पार्टी ने कोई हित, कोई राइट उस प्रॉपर्टी से संबंधित या उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित गुड फेथ में और वैल्यू दे करके, पैसे दे करके, कंसीडरेशन के बदले में कोई एक्वायर किया, वहां नहीं करेगा। इफ इन एनी सूट इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज साउट टू बी रेक्टिफाइड,
कोई भी अगर किसी वाद में, किसी सूट में कोई कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट जिसको रेक्टिफाई करने के लिए कहा गया है, प्ली ली गई है अंडर सबसेक्शन 1, कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट दो थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक, जो क्या है, कोर्ट को दिखाई देता है जो इंस्ट्रूमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है या तो फ्रॉड से या मिस्टेक से, डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की जो वास्तविक आशय है, उसका जो रियल आशय है, इंटेंशन है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। द कोर्ट में इन इस डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट का अपना स्वविवेक है, उस आधार पर डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्शन दे देगा जिससे कि जो पार्टीज की रियल इंटेंशन है वो बाहर आ जाए। लेकिन सो फार एज दिस कैन बी डन, जब ये वहीं तक केवल किया जाएगा, विदाउट प्रेजुडिस टू राइट एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरे पक्ष के ने जो कोई राइट एक्वायर किया है उसके अधिकारों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, जो राइट उसने गुड फेथ और गुड वैल्यू में एक्वायर की है। दूसरा क्या है, अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कोई किया, अब उसके एनफोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं और उसमें रियल इंटेंशन निकल करके नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी सीधा सा क्लियर कट जो सबसेक्शन 3 है वो यही कह देता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई होगा और उसके बाद उसका स्पेसिफिक एनफोर्समेंट होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग, अगर रेक्टिफिकेशन के लिए जब उन्होंने प्ली की हुई है, क्लेम किया हुआ है, उसी क्लेम में, उसी प्लीडिंग में अगर उन्होंने स्पेसिफिक एनफोर्समेंट के लिए भी प्ली ली हुई है, तब केवल उस स्थिति में हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट, और कोर्ट को लगता है मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई होगा, डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई होगा, उसके बाद ही उसका स्पेसिफिक एनफोर्समेंट होगा। लेकिन अगर नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड, सीधा सा है, रेक्टिफिकेशन का जो रिलीफ है तब तक नहीं मिलेगा जब तक पार्टी ने स्पेसिफिकली उसे क्लेम ना किया हो। लेकिन वही बात है सीधी, बशर्ते कि पार्टी किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्रोसीडिंग पर, स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्टी हैज नॉट क्लेम्ड एनी सच रिलीफ इन हिज प्लीडिंग द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लीडिंग ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम, जिससे कि उसका उन टर्म्स पर जो उसे उचित दिखाई दे कि जो उसको क्लेम करने के लिए जस्टिफिएबल है। यहां तक क्लियर है भैया। अब दूसरा आता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 16 से, ओ सॉरी 15 से लेके 20 तक के प्रोविजन में किया हो या 18 तक के प्रोविजन में किया हो। 15 से 18 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 15 कोरिजन की बात करता है और जो 16 है एंटी इन्फ्लुएंस की बात करता है, 17 फ्रॉड की बात करता है, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अब ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कैसे होंगे, वॉइडेबल होंगे, पेनल्टी के बिहाफ पर टर्मिनेबल होंगे, उन्हें समाप्त किया जा सकता है पेनल्टी के बिहाफ पर, क्योंकि हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जब डेफिनेशन देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज thereto but not at the option of another party। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से तात्पर्य ऐसी संविदा जो किसी केवल एक पक्षकार के बिहाफ पर तो परिवर्तनीय है लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं। तो यहां भी जो प्लेंटिफ है, अगर प्लेंटिफ चाहेगा तो वो एनफोर्सेबल है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। यानी तो वो क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड यानी कि उसका खंडन कराएगा, वॉइडेबल है वॉइड डिक्लेयर कराएगा, कैंसिल कराएगा उसको। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट मे सू टू हैव इट रिसाइंडेड, कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके पास कोई इंटरेस्ट है, कोई हित उसका कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, उसका खंडन कर सकता है। एंड सच रेसेशन में बी एडजस्ट बाय कोर्ट, और ये जो रेसेशन है, ये खंडन है, इसको एडजस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा।
इन आने वाली परिस्थितियों में वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 20 के अंदर, सॉरी सेक्शन 19 के अंदर जिसको वर्ड डिक्लेयर कराया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, वो यही कहता है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की आप यहाँ बात करोगे। एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस, जहां दिखाई तो दे नहीं देता, चाहे अगर उसे प्राइमा फेसी देखते हैं उस समय तो दिखाई नहीं दे रहा कि कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, लेकिन द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम दैन द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो है वो ज्यादा गलती पर है इसमें और प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा देगा। उस स्थिति में क्या उसको रिसाइन कर सकते हैं, भैया हम ये काम नहीं करने के, ये विधि विरुद्ध है, लग रहा है लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। अब दूसरा क्या है, notwithstanding anything contained in subsection 1, the court may refuse to resign the contract. अब सबसेक्शन 1 की कोई भी बात होते हुए भी कोर्ट को अगर दिखाई देता है तो उस स्थिति में कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से मना कर सकते हैं। अब मना कब करेंगे भैया, सीधी सी बात है, पहले तो आप 26 में जाके उसे रेटिफाइड कर दिया, सॉरी रेटिफाइड कर दिया है उसने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, एक होता है, देखो दो शब्द है यहाँ पे, एक होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है रेटिफिकेशन। श्रेयांश, यस सर। बेटा बताओगे रेक्टिफिकेशन और रेटिफिकेशन में क्या अंतर है? सर रेक्टिफिकेशन का तो मतलब होता है सही करना, हाँ रेक्टिफिकेशन का नहीं पता। अच्छा, हर्षित सर। हर्षित सर, चलो कुछ बता देगा, कुछ तो सारी गायब है आज। सर रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंफर्म हेलो करना या वैलिडेट करना। ठीक बिल्कुल, यानी कि सर, रेटिफिकेशन फॉर्मल कंसेंट दे देना उसके लिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात, जो रेटिफिकेशन से मतलब होता है किसी बात का अनुसमर्थन कर देना, उसको कंसेंट दे देना आपके द्वारा, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उन परिस्थितियों में जिनमें प्लेंटिफ के द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड कर दिया गया, तो भैया उसको एडजस्ट कैसे करने देगा, वो उसको रिसाइन कैसे कराएगा उसका। वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस, इसको ध्यान से पढ़िएगा भैया, यानी कि अगर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, विच हैज टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब तैयार हुआ था उसके बाद इसमें परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया, नॉट बीइंग ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, जहां डिफेंडेंट की कोई गलती उसमें नहीं थी, द पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रेस्टोर टू द पोजीशन इन विच दे स्टूड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, तो उस स्थिति में पार्टीज को उन स्थितियों में वापस नहीं लाया जा सकता जिन स्थितियों में वो पहले थी। कोई बताएगा ये कहाँ जाकर के मिलेगा आपका? आप इसे सिर्फ सीधे सीधे से 56 के पैरा 2 में ले जाओ, जहां परिस्थितियां परिवर्तित हो गई 56 के पैरा 2 में। अब वहां भैया कैसे करेंगे, उसे रेस्टोर कैसे कराएंगे? Where the third parties have during the subsistence of contract acquired right in good faith without notice and for value of it, जब थर्ड पार्टी ने, जब वो कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व में रहते हुए, सपोज कीजिए कि भाई एक पार्टनरशिप तैयार हुई हर्षित जी के बीच में, हर्षित जी के और दीपक जी के बीच में, अब इन दोनों की जो पार्टनरशिप फॉर्म हुई, उस पार्टनरशिप से जो हमारे मनीष जी है, मनीष जी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गुड फेथ में, और इन्होंने कोई राइट एक्वायर किया है, कोई चीज इनको मिलनी है, और बाद में ये भैया उसका कॉन्ट्रैक्ट कोई खत्म करने के लिए तुले हुए। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्योंकि थर्ड पार्टी का हित प्रतिबद्ध है, यहाँ पर हित बंधा हुआ है, तो इनके हित को सुरक्षित करने के लिए इनको रसायन करने के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट के व्यापारी मनीष जी ने इनके साथ गुड फेथ में और ड्यू कंसिडरेशन के बदले में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, थर्ड राइट को एक्वायर किया है। Where only a part of the contract is sought to be resigned and such part is not severable from the rest of contract, केवल और केवल उसके एक पार्ट को रिसाइन किया जाना था, दूसरे को नहीं, लेकिन वो दोनों जो पार्ट है वो सेवरेबल नहीं है, तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट के रेसिशन के लिए कोर्ट जो है परमिशन नहीं देगा।
अब explanation in this section, contract in relation to the territories to which transfer of property does not extend means a contract in writing. वहां पर तो इसमें रेसेशन की जब हम बात करेंगे तो वहां भी ये लागू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे जहां टीपी एक्ट आपका एक्सटेंड नहीं करता है। अब 28 आपका कहता है रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed. अब यहाँ हम बात जो करते हैं, ये बात करते हैं उन मामलों की, सपोज अगर कोई मामला डिक्री हो गया, अब डिक्री होने के बाद जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसको एनफोर्स कराना है। अब वो देखो आप इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे जो हर्षित जी है, हर्षित जी ने क्या है, एक एग्रीमेंट टू सेल जो किया था, एग्रीमेंट टू सेल की बिहाफ पर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मनीष जी से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट टू सेल, और मनीष जी इनको भैया तामे दे रहे थे, इधर उधर बहका रहे थे, इन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर दिया। अब जब उसके सूट फाइल किया तो कोर्ट ने इनके फेवर में मामला डिक्री कर दिया। अब क्या होगा, अब इनकी जिम्मेवारी है कि ये भैया उसको जो एक तो पूरे पैसे दे यार, किया उसको सेल एग्जीक्यूट करा ले। अब ये इधर उधर भागने लगे तो जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी का जो कोर्ट के डायरेक्शन है, कोर्ट का जो आदेश है, उसके स्पेसिफिक एनफोर्समेंट के लिए सूट फाइल कर सकती है। वेयर इन ए सूट ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एक डिक्री तैयार हो दी गई, एंड द परचेजर और लेसी डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड बाय ए डिक्री और सच फॉर द पीरियड एट द कोर्ट में अलाउ पे द परचेज मनी और अदर सम। हर्षित जी पैसे ही नहीं दे रहे भाई, जिसके जो और उस समय में जो समय कोर्ट ने बताया हुआ था या डिक्री में तय कर दिया गया था, विच द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू पे, जिसके लिए कोर्ट के द्वारा इन्हें आदेशित किया गया था। द वेंडर और लेसर, अब यहाँ पे मनीष जी क्या है जो इन्हें बेचने वाले हैं, में अप्लाई इन द सेम सूट, अभी उसी बात में इन विद द डिक्री इज मेड, जिसमें डिक्री तैयार हो गई थी, टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, कहेंगे भैया ये तो ले ही नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया जाए। एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट मे बाय ऑर्डर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट, उस सीमा तक जहां दिखाई दे रहा है कि हर्षित जी की बहुत गलती है, डिफॉल्ट पर है, और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस में रिक्वायर, या न्याय हित में जैसा कि जरूरी हो। अब दूसरा क्या, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड अंडर सबसेक्शन 1, अगर अंडर सबसेक्शन 1 में कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द परचेजर और द लेसी, परचेजर और लेसी क्या है, ये जो हर्षित जी है इन्होंने कब्जा में ले रखा, इफ ही obtains possession of the property under the contract to restore such possession to the vendor or lessor, तुरंत भैया उसका कब्जा उन्हें वापस देंगे, और may direct payment टू द वेंडर और लेसर ऑफ, आप पता क्या साल भर रह लिए, साल भर का किराया भी तो दे दो भैया, फिर काम का मुफ्त में थोड़ी रहोगे। मे डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और लेसर ऑफ ऑल रेंट एंड प्रॉफिट व्हिच हैव एक्रूड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी जो प्रॉफिट है, लाभ है या रेंट है, वो एक्रूड हो सकते थे फ्रॉम द डेट ऑन विच पोजीशन वाज सो ऑब्टेन्ड, जितने समय से इन्होंने उसका कब्जा लिया था, बाय द परचेजर और लेसी अंटिल रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, जब तक ये कब्जा वापस देंगे तब तक का किराया प्रॉफिट जो भी इन्होंने लिए थे सब के सब वेंडर और लेसर को वापस करेंगे, जैसा कि न्याय हित में जरूरी है। द रिफंड ऑफ एनी सम पेड बाय द वेंडर और लेसी एज अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें यहां देख लीजिए, इफ द परचेजी और लेसी पेज और परचेज मनी, हाँ तो हम क्या क्या चलने नहीं दे रहे। अब जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हुई और सीधे कह दिया ठीक है भैया इन्हें बेच दो, हर्षित जी आप पैसे दे दो, तब ये इन्होंने क्या यहाँ ये पैसे दे रहे। इफ द परचेजी और लेसी pays the purchase money or other sum which he is ordered to pay under the decree within that period referred in subsection 1, the court may on application made in the same suit award the purchaser or lessee such further relief as he may be entitled to, including in appropriate cases all or any of the following reliefs, namely अब ये हर्षित जी ने पैसे दे दिए, नूरी ठीक है, अब इन्होंने पैसे दे दिए, अब इनसे कहो ये मेरे हाथ
मेरे फेवर में कन्वेंस कर दें। कोई बताएगा कन्वेंस क्या होती है? जो भी डीड है डीड जो बनती है सर सेल क्रेडिट, की। शाबाश। एक तो तरीके का इंस्ट्रूमेंट जिसके किसी के फेवर में कोई वो हाँ प्रॉपर्टी या डीड वगैरह उसको दे देते हैं। ठीक ठीक, जो कन्वेंस मीन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट इज ट्रांसफरिंग बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अब द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय ए वेंडर और लेसर। वेंडर और लेसर क्या आ गया? तो कन्वेंस करें, सील डीड एग्जीक्यूट कर दे या लीज एग्जीक्यूट कर दे। द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, अगर कब्जा नहीं लिया तो भैया उसे भी दे दे, या उसका जो पार्टीशन जैसे भी है सेपरेट पोजीशन है जिस तरीके से भी वो तय हुआ है उसी तरीके से दे दे। प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस और लीज। No separate suit in respect of any relief which may be claimed under this section shall lie at instance of vendor, purchaser, lessor or lessee as the case may be। अगर हर्षित जी की तरफ से कोई सूट फाइल हुआ है तो इसकी इसी बिहाफ पर वेंडर और लेसर, परचेजर की तरफ से, लेसर की तरफ से, लेसी की तरफ से कोई अलग से सेपरेट सूट नहीं लाया जाएगा। और कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो कॉस्ट है प्रोसीडिंग की, सूट की जो कॉस्ट आएगी वो किसी के ऊपर भी डाल सकती है। द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट तय करेगी इसको। अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अल्टरनेटिव प्रेयर क्या होगी भैया? अल्टरनेटिव की भैया या तो ये करा दो या ये करा दो, यही होगी। या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराओ या एनफोर्स कराओ। A plaintiff instituting a suit for a specific performance of a contract in writing may pray in alternative that if the contract cannot be specifically enforced, अगर जी कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो स्पेसिफिकली, इट मे बी रिसाइंडेड एंड डिलीवर्ड अप टू बी कैंसिल। भैया ऐसे रिसाइन कर दो और कैंसिल कर दो, आप अपने घर पर सुखी रहेंगे। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट रिफ्यूजेस एंड द कोर्ट इफ रिफ्यूजेस टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली may direct it to be rescinded and delivered up accordingly। अब इसी तरीके से जब भैया कोई चीज वहां तय हो गई है, कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइडिंग टू डू इक्विटी ऑन एक्सेसिंग द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड। अगर रेसिशन जब हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो जिस पार्टी, सीधा सा देखो आप रेसिशन की जब आप बात करोगे तो भैया आपके इसमें 64 और 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके प्रोविजन वहां अप्लाई होते हैं। और वहां डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टोरेशन दिया हुआ है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टोरेशन क्या कहता है कि भाई जो कोई भी हित आपने लिए है, कोई प्रॉफिट आपने लिए हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा रहे हो, तो उस स्थिति में जितना भी बेनिफिट और प्रॉफिट आपने लिए वो सारे के सारे वापस आप दो। On adjusting the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be, सारे के सारे वापस दो, any benefit which he may have received from the other party, जो आपने दूसरे पक्षकार से लिए हैं, and to make any compensation to him, और जो उसके लिए कोई compensation अगर बनता है वो भी दिया जाएगा, जैसा कि कोर्ट को ठीक लगे, जो न्याय हित में जरूरी हो। अब आप आ जाते हो भैया कैंसिलेशन पे। कैंसिलेशन क्या है? अब इस कई बार कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होता है कि सब फिर 27 में और 31 में का अंतर होगा, इसको देखो देख लेते हैं। कैंसिलेशन की जब आप बात करें तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो वॉइड है या अवॉइडेबल है, और अगर उसको ऐसे कहीं छोड़ दिया आपने और तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो उस स्थिति में आप क्या है, उस डॉक्यूमेंट को कैंसिलेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हो। मान लीजिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो सेक्शन 15 से लेकर 18 की परिधि में आता है, तो यानी कि वैलिड है जब तक उसे वॉइड डिक्लेयर ना करा जाए। अब पता लगा हर्षित जी के पिताजी ने इनसे इनका जो मकान है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है 10,000 रुपए में लिखवा लिया। अब क्या है, अब हर्षित जी को दिखाई देता है कि ठीक है भैया इनके साथ चीटिंग हुई है, अंडर इन्फ्लुएंस में इन्होंने लिख दिया पिताजी के नाम में। इससे पहले कि इनके पिताजी उस मकान को किसी और को बेचें कि तुरंत इन्हें जो है सेक्शन 31 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए सूट फाइल कर देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नुकसान उठा जाएंगे। तो वही बात हम यहाँ आकर के करते हैं। एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that, हर्षित जी को पूरी तरीके से पता है, पूरी संभावना इन्हें है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउट स्टैंडिंग, अगर इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को ऐसे के ऐसे जिंदा छोड़ दिया,
may cause him serious injury, तो इन्हें गड्ढे में पहुंचा देगा। may sue to have it adjudged void or voidable, सूट फाइल कर सकते हैं कि भैया इस इंस्ट्रूमेंट को तय कर दिया जाएगा either it is void or voidable and the court may in its discretion so adjudge it, कोर्ट जो है वहां पे अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई करते हुए मामले को मेरिट पर गुण और दोष के आधार पर तय करते हुए इसे इसका निस्तारण कर देगा एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसिल, फिर क्या करेगा उसको ऐसा आदेश कर देगा और डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देगा। अब ऐसा जो डॉक्यूमेंट अगर किसी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड है तो इस आदेश की कॉपी रजिस्ट्रार के यहाँ भैया वो भेज देगा। अब रजिस्ट्रार उस चीज का नोट बनाते हुए उस पे जो ना अपने जो किताब है उसमें कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को मेंशन कर देगा। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड under the Indian Registration Act 1908, Act number 16 of 1908, the court shall also send a copy of its decree to the officer in whose office the instrument has been so registered, जहाँ पर वो document registered है जिस ऑफिस में, and such officer shall note on the copy of the instrument contained in his books the fact of its कैंसिलेशन। तो वही जिस किताब में लिखा उसमें मेंशन है ना उसके रजिस्ट्रेशन के कागज, वही लिखवा देगा कि भैया डॉक्यूमेंट कैंसिल बाय द कोर्ट बाय सच एंड सच ऑर्डर ऑन सच एंड सच डेट एंड द ऑर्डर बाय द कोर्ट हैज बीन अलर्ट विद दिस डॉक्यूमेंट्स विद दिस पेपर्स। अब आगे देख लो भैया, अब पार्शियली कब कैंसिल करेंगे, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ ए डिफरेंट राइट, जहां अलग अलग राइट तय करती हो किसी साक्ष्य के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा और डिफरेंट या अलग अलग लायबिलिटीज तय करती हो, द कोर्ट में इन ए प्रॉपर केस कोर्ट को दिखाई देता कि इन परिस्थितियों में कैंसिल इट इन ए पार्ट, वहां उसके पार्ट को कैंसिल कर देंगे कि भैया ठीक है भी पैसे भी देने हैं और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी भी चलानी है, कहाँ से संभव होगा। ऐसा है कि मैंने अपनी गाड़ी दी हर्षित जी को बेच दी 50,000 रुपए में, अब ये तय कर रहे हैं कि ठीक है हर्षित सर तय कर दिया कि 50,000 रुपये में मेरी गाड़ी भी ले ली और ये भी तय कर दिया कि इसे जो ना साल भर तक मैं ही चलाऊंगा, ड्राइवर भी बन के नहीं रहूंगा। अब क्या भाई ड्राइवर तो मेरी बन के रह सकता क्योंकि ये मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, नहीं कर सकता मैं परफॉर्म इसको और इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं कराया जा सकता। तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा, ठीक है भैया जो सेल का ट्रांजैक्शन है उसे एज इट इज रहने दो और बाद में जो सर्विस वाला ट्रांजैक्शन है इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उसके पार्ट को कैंसिल कर देगा। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ अ डिफरेंट राइट और डिफरेंट ऑब्लिगेशन द कोर्ट मे इन ए प्रॉपर केस कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर रेसिड्यू, जो बाकी बचा हुआ उसको एज इट इज रहने देगा। 33 देख लो प्रिया। सर मुझे सेक्शन 27 और 31 की रिगार्डिंग ये डाउट है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 31 में कैंसिल हो रहा है हाँ तो उसके लिए अलग से वो 27 में बात लिखने की जरूरत क्या थी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड होगा। तो एक चीज है यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को कैंसिल करा रहे हो और सपोज करो आपने जो ना डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं कराया है, आप उसके पास स्पेसिफिक एनफोर्समेंट का तो राइट है ना दूसरे के पास। सेक्शन 27 में आप उस कॉन्ट्रैक्ट का खंडन करा रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और किसी अन्य व्यक्ति के बीच है तो आपने यार कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है जो डीड तैयार हुई है वो डीड आपकी रजिस्टर्ड है और डीड आपने अगर ऐसे के ऐसे छोड़ दी, सपोज कीजिए आपको पता है कि भैया वॉइडेबल है या वॉइड है, लेकिन ये जरूर है कि इसके डॉक्यूमेंट अगर ये जिंदा छोड़ा गया तो ये आपको नुकसान पहुंचा देगी, तब उस स्थिति में आप उसको डॉक्यूमेंट को कैंसिल भी तो कराओगे जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। आपने तो कह दिया कि नीचे वॉइडेबल है, जाके शोर मचाते रहो, लेकिन तब तक वॉइड वैलिड है वो, जब तक उसे वॉइड डिक्लेयर ना किया जाए तो उसे वॉइड भी तो डिक्लेयर कराओगे और जो वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स है वो सारी की सारी फिर वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में मेंशन होंगी। तो यहाँ पर ठीक तो है आपने सर। 31 में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैंसिल कराया है, ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय पार्टीज, आप कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिसाइन किया, खंडन किया है, अब उसमें तो वहां तो आपने पार्टली भी रिसाइन कर रहे हो ना कि भैया हम जो ना खाली आपको गाड़ी ही बेचेंगे बाकी दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। न्याय बात समझ में आ गई सर। अब
सेक्शन 33 आप देख लीजिए, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल। भैया सीधी सी बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टोरेशन तो ऐसे ही चिपक के बैठा रहेगा सबसे। और इज सक्सेसफुली रेजिस्टेड और बीइंग वॉइड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल, या सक्सेसफुली जिसको रिसाइड किया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, कोई भी काम हुआ उस स्थिति में, ऑन एडजस्टिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जब सेक्शन 31 में किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया गया, कोर्ट क्या कहेगा, भैया पैसे दो जो लिए थे। द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू whom such relief is granted, जिस पार्टी को रिलीफ दिया गया, ठीक है भैया जितना भी आपने लिया वापस दो, कैंसिल कर रहे हैं इसको, to restore so far as may be any benefit which he may received from the other party and to make any compensation to him which justice may require, जैसा भी न्याय हित में उचित हो। अब where the defendant successfully resist any suit on ground, अब क्या क्या है, जो डिफेंडेंट है उस सूट में सक्सेसफुली रेसिस्ट करता है, किस ग्राउंड पर, दैट द इंस्ट्रूमेंट साउट टू बी एनफोर्स अगेंस्ट हिम इन ए सूट इज वॉइडेबल। अगर क्या है, कोई स्पेसिफिक एनफोर्समेंट का सूट फाइल किया गया हर्षित जी के द्वारा, अब डिफेंडेंट ने क्या है, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि सर जिसके आधार पर मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाल रहे हैं वो तो क्या है, उसमें तो वॉइडेबल है, वो तो फ्रॉडुलेंटली हुआ था, झूठ बोल करके इन्होंने कराया, कान पे बंदूक रख के एग्रीमेंट दूसरे कराई थी, that the enforcement sought to be enforced against him in a suit is voidable. The court may, if the defendant has received any benefit under the instrument from the other party, require him, फिर defendant को कह देगा वापस दो, require him to restore so far as may be just benefit to the other party to make compensation for it, जो भी न्यायहित में उचित हो। That the agreement sought to be enforced against him in a suit is void, या agreement ही void है वो by, क्योंकि सेक्शन 11 की परव्यू में आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉम्पिटेंसी थी नहीं, लॉ मना नहीं करता था, माइनर को भी एक तरफ रख दो, या अगर माइनर था भी तब उस स्थिति में केवल और केवल वहां तक जहां उसकी प्रॉपर्टी से रिम्बर्स किए जा सकते हो। That the agreement sought to be enforced against him in a suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of Indian Contract Act। वहाँ competency में कौन बात की हुई है, who is competent to contract, the person who is the age of majority, age of sound mind and not disqualified by law for the time being in force। तो उस स्थिति में क्या है, वो इस प्ली को अगर लेता है तो उसको कोर्ट क्या है, मना कर देगा, खत्म करेगा, भी एनफोर्स नहीं होगा, इसको खत्म किया जाए, कैंसिल किया जाए। कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, माइनर के साथ किया था सपोज, कोई बेनिफिट अगर लेता है अंडर दिस एग्रीमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी रिक्वायरिंग टू रेस्टोर, वापस दो भैया, सो फार एज मे बी सच बेनिफिट टू द पार्टी टू द एक्सटेंट टू विच ही और हिज एस्टेट हैज बेनिफिटेड देयर बाय, जितना उसको फायदा हुआ था। अब डिक्लेरेटरी डिक्री आप देख लीजिए भैया, ज्यादा तो नहीं हो गया आज? नो सर। नहीं सर। अब देखो डिक्लेरेटरी डिक्री में आप देख लो, जो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट की हम बात करते हैं, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ राइट, राइट को डिक्लेयर करनी है। एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर, जहां पता लगाया कि भैया सीधे सीधे से जहां किसी, अब ये मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो बिना कोई विल किए हुए अपना नमस्ते कर जाते हैं। अब वहां क्या होगा, जो उनका वारिसान है, जो लीगल हायर है, वो अपने आप को उनका सक्सेसर डिक्लेयर कराएंगे। सक्सेसर डिक्लेयर कराने के लिए वो एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे। तो ये डिक्लेरेटरी सूट क्या है, यहाँ पर वो अपना जो लीगल कैरेक्टर है कि सच एंड सच पर्सन इज द लीगल कैरेक्टर, लीगल हायर ऑफ सच एंड सच डिसीज्ड पर्सन, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के संबंध में या कोई लीगल कैरेक्टर की वो बात करते हैं जिसके लिए योग्य है, मे इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग, जिसको वो मना कर रहे हैं कि बाकी भाइयों के विरुद्ध या बाकी सबके विरुद्ध क्या है, और इंटरेस्टेड टू डिनाई, सबसे बड़े बेटे हैं वो कहते हैं कि अगर लीगल हायर वही होंगे कायदे के हिसाब से, तो जो उन सब के अगेंस्ट एक क्या है डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे।
हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट, उस कैरेक्टर के संबंध में और उस राइट के संबंध में कि कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि मैं इनका लीगल हायर हूँ। एंड द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन मेक देयर इन डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड। कोर्ट को अगर दिखाई देगा उसको मामले को उसके मेरिट और डिमेरिट पर एडजस्ट कर देगा और डिक्लेयर कर देगा कि अगर वो योग्य है कि declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for further relief। अगर उसको डिक्लेरेटरी डिग्री उसके फेवर में कर दिया फिर कोई दूसरे रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि the court shall not make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief then a mere declaration of title omits to do। जहां पर अगर उस स्थिति में क्या कोर्ट ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं करेगा जो क्या है प्लेंटिफ के द्वारा सूट में मांग लिए जाना चाहिए थे, लेकिन उसने क्या है उसमें सूट में नहीं मांगे हैं, ओमिट्स कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरी चीज और है, ए ट्रस्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी इज ए पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। अगर क्या है प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है वो किसी डिक्लेरेशन के लिए लीगल राइट के लिए अगर डिनाई करने में इंटरेस्टेड है, ए टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ सम वन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, उसके संबंध में जो अभी अस्तित्व में नहीं है, एंड फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी ए ट्रस्टी, तब वहां उस स्थिति में वो ट्रस्टी ही होगा, ट्रस्टी के अगेंस्ट भी वो उसको मना कर सकता है। 35 तो कोई ज्यादा है नहीं। इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन का जो इफेक्ट होगा, ए डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। केवल वहां पर एक लाइन लिख देते हैं जो डिक्लेरेटरी सूट में कि जो ना कि जो ये आदेश केवल पक्षकारों तक ही बाधित होगा, जो तीसरे व्यक्ति का अगर कोई इसमें हित है तो उसको सुरक्षित रखा जाएगा, जो इसमें नहीं छोड़ा गया है जिससे कि किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष पर हित पर कोई प्रभाव ना पड़े। ए डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली द पार्टीज टू द सूट पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रेस्पेक्टिवली, या सीधे सीधे से जो पर्सन उसमें क्लेम कर रहे हैं वो, एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टी, अगर कोई ट्रस्टी है तो फिर उसके सक्सेसर भी ऐसे आ जाएंगे, ऑन द पर्सन फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन सच पार्टीज वुड बी ट्रस्टी। फिर उसके बाद पता लगा आज तो अगर क्या कर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर्षित जी ट्रस्टी है, फिर उसके बाद इनके बाद जो ट्रस्टी बने मनीष जी, तो ये मनीष जी पर बाध्यकारी होगा। ये तो भैया यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो